हेलो क्लास 9 के बच्चों, आई होप सो आप सब जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कल है आपका क्लास 9 का इंग्लिश का एग्जाम और आप सबको एक पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताना चाहूंगी कि आपके क्लास 9 के इंग्लिश के एग्जाम में लिटरेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। और याद रखना कि आपकी क्लास 9 की इंग्लिश में लिटरेचर का एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो आपको कंप्लीट करना है। काफी बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं कि दीदी हमें अपने पेपर कैसे स्टार्ट करना है, हम पेपर कहाँ से स्टार्ट करें कि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। आपके ये सारे डाउट मैं कंप्लीट करूंगी और आपके सारे डाउट का सारा रीजन, सारे आंसर मैं दूंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर का एक फुल शॉर्ट रिवीजन, जिसमें कि मैं आपको जो आपके टॉप क्वेश्चंस है, चाहे वो एपीएस 1 हो, चाहे वो एपीएस 2 हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, हर स्कूल के अलग अलग पोर्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा के, लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम से क्वेश्चन को उठा के मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। प्लीज एग्जाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चंस को पक्का से देख के जाना, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ आपको उन आंसर को समझाऊंगी नहीं, बल्कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी दूंगी उसके बीच में जो आपको आपके आंसर में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। देखो बच्चों, आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, ठीक है। आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ी आर्ट होती है और उस आंसर राइटिंग को कैसे एक्सेल करना है आपको, ये मैं आपको सिखाऊंगी। देखो, क्लास 9 के बच्चों को मैं बहुत एक साल से प्रिपरेशन करवा रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि कैसे आपको आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है। आज इसी वीडियो के माध्यम से आपकी सुमन दीदी आपको देगी कुछ बेहतरीन टिप्स आपकी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने के। तो प्लीज बी देयर इन द वीडियो एंड आई वांट कि आप सब कमेंट सेक्शन में जाके अपने नाम जरूर कमेंट करें, सो दैट आई कैन सी कि कौन कौन इस वीडियो को पूरा देख रहा है। दूसरी बात, देखो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। जो क्वेश्चंस कुछ होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, और जो बच्चे इस वीडियो की एंड तक रहेंगे उनको मिलेंगे 2 बोनस क्वेश्चन, और ये दोनों बोनस क्वेश्चन आपके वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं, ठीक है। तो प्लीज स्टे देयर इन द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टाइन, जो आपके आइंस्टाइन जी थे, लीव द स्कूल इन म्यूनिच। आइंस्टाइन जी एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे म्यूनिच जर्मनी में, उन्होंने वो स्कूल क्यों छोड़ा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो लाइफ स्टोरी थी, है ना, उससे चैप्टर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आइंस्टाइन ने अपना स्कूल क्यों छोड़ दिया जो कि म्यूनिच जर्मनी में था, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट, एक एक कीवर्ड याद करने हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, हमें पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। याद रखना, आपके जो आइंस्टाइन जी थे ये एक लिटिपोल जिम्नाजियम में पढ़ रहे थे जो कि म्यूनिच में था। म्यूनिच इज अ प्लेस इन जर्मनी, ओके। तो म्यूनिच जर्मनी में ये पढ़ रहे थे, जहां पे ही हेटेड द स्कूल्स रिजिड रेजिमेंटेशन एंड अथॉरिटेरियन एटमॉस्फेयर। आप सब इस वर्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। अथॉरिटेरियन वर्ड का मतलब होता है जहां पे किसी एक की अथॉरिटी चलती है, जहां पे एक ही इंसान काम कर रहा होता है, जहां पे एक ही इंसान की मनमानी चल रही होती है, उसे बोलते हैं अथॉरिटेरियन एटमॉस्फेयर। आपके जो एडवर्ड आइंस्टाइन थे जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उस स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा क्या था बच्चों, द एटमॉस्फेयर वाज अ लॉट ऑफ अथॉरिटेरियन, यानी कि वहां पे टीचर्स की अथॉरिटी वाज वेरी हाई। टीचर्स यूज्ड टू ब्लेम स्टूडेंट्स, उनको एक्सप्लॉइट करेंगी। दीज वर द थिंग्स व्हिच यूज्ड टू हैपन इन दैट स्कूल। आगे बोलता है, he often clashed, clash का मतलब होता है भिड़ जाना, जैसे आप लोग भिड़ जाते हो दोस्तों के साथ। he often clashed with his teachers, अपनी टीचर्स के साथ ही भिड़ जाता था। क्यों? because he felt stifled by the strict discipline and rote learning। please underline this word, underline कर लो जो चीजें बोल रही हूँ उसको। rote learning का मतलब होता है रटना, रट्टाफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो जो स्कूल की रट्टाफिकेशन वाली स्ट्रैटेजी थी, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान था। ही वॉज वेरी गुड इन मैथ्स और वो प्रैक्टिकल लर्निंग में बिलीव करता था। लेकिन इस स्कूल की जो रूट लर्निंग थी, इस रूट लर्निंग की वजह से, जो वहां का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, इसकी वजह से आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा बहुत ही ज्यादा अपने आप को ना एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टेट में पाया करते थे। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द स्कूल, बिकॉज ही वांट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट क्रिएटर। वो क्रिएटिविटी उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थी। ही वाज नॉट इनटू रूट लर्निंग, उन्हें पढ़ाई से पसंद नहीं थे, है ना, लर्निंग उन्हें नहीं पसंद थी। ही वाज ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। और हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या डिस्कवर किया था, हम सब जानते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, द एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स में कि आपके आइंस्टाइन ने म्यूनिच का स्कूल क्यों छोड़ा। प्लीज की पॉइंट्स को याद रखो। वो ल्यूटिपोल जिम्नाजियम में पढ़ा करते थे, वहां का जो अथॉरिटेरियन एटमॉस्फेयर था, इट वाज नॉट suited to your Albert Einstein. Number 2, वहां का strict discipline और root learning was not made for your Albert Einstein. Albert Einstein के लिए वो root learning नहीं बनी हुई थी, and that's why he left the school. तो आपको
ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट शोज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शोज दैट द पोएट लव्ड हिज मदर, कंटेक्स्ट रेन ऑन द रूफ। आप सबने ये पोएम पढ़ी हुई है बच्चों, रेन ऑन द रूफ, आई होप सो आप सबने पढ़ी हुई है रेन ऑन द रूफ, है ना। ये बोल रहा है कि व्हाट शोज दैट द पोएट लव्ड हिज मदर, जो चैप्टर था आपका रेन ऑन द रूफ, जो पोएम थी आपकी, उस रेन ऑन द रूफ पोएम को पढ़ के आपको कैसे पता चला कि जो पोएट है वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। द पोएट लव्ड हिज मदर अ लॉट। आप जानते हैं द पोएम रेन ऑन द रूफ में क्या बोला गया है। एक पोएट है इस चैप्टर का जो ये बोल रहा है कि जब वो सोता है अपने घर पे, व्हेन ही इज इनसाइड हिज कॉटेज, जब वो अपने कॉटेज के अंदर है और जब वो उसके रूफ के छप्पर के ऊपर जब वो रेन गिरती है, तो उस रेन को उसने डिस्क्राइब किया है एज द इटर्नल लव ऑफ हिज मदर। अपनी मम्मी के लिए जो उसका इटर्नल प्यार है, जो उसका कभी खत्म ना होने वाला प्यार है, वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं द पोएट लव्ड हिज मदर। अब यार जो पोएट का डीप लव था उसकी मदर से, इसको बताया गया है उसकी फॉन्ड मेमोरीज में। ये पहली बात इस पोएम में क्या बताया है कि जो पोएट की मदर है शी इज नो मोर, बट उसकी मदर की जो फॉन्ड मेमोरीज है वो आज भी उसके पास है, और जब जब वो रेन की साउंड गिरती है उस रूफ के ऊपर, ये ट्रिगर करता है उनकी फॉन्ड मेमोरीज को। बिकॉज वो मेमोरीज किस चीज की है, जब रेन हुआ करती थी, जब वो डरते थे बारिश से, या फिर जो वहां पे थंडर स्टॉर्म होता है, देयर मदर यूज्ड टू हग देम, मम्मी उनको सुलाती थी अपने क्या बोलते हैं उस पे पिल्लों पे सुलाती थी, उनको प्यार करती थी। तो ये सब चीजें वो दोबारा से उनको याद आती है व्हेन दे लिसन द साउंड ऑफ द रेन। तो साउंड ऑफ द रेन क्या है, एक ट्रिगर है अपनी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द मदर। आगे बोलता है ही रिमेंबर्स हाउ शी यूज्ड टू लुक एट हिम एट हिज सिबलिंग्स विद अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब बच्चों होता है प्यार, लव। आज भी जब वो साउंड ऑफ रेन आती है तो आपके पोएट को याद आता है कि मेरी जो मम्मी थी वो कैसे रेन के टाइम पे मुझे, मेरे सिबलिंग्स को, जो मेरे भाई बहन थे, उनको प्यार से अफेक्शन से देखा करती थी। आगे वो बोलता है बिफोर टकिंग देम इनटू बेड फॉर द नाइट। जब मम्मी रात को बेड पे हमें सुलाती थी, उससे पहले मम्मी हमसे प्यार करती थी, हमें कहानियां सुनाती थी। तो वो साउंड ऑफ रेन जो है ना, वो एक ट्रिगर है, इट इज अ ट्रिगर फॉर द पोएट, जो कि उनको याद दिला रहा है अपनी मम्मी की फॉन्ड मेमोरीज की। इवन दो शी इज नो लॉन्गर अलाइव, पोएट की मदर अभी जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी जो फॉन्ड मेमोरीज हैं वो आज भी उनके दिमाग में है, ठीक है। तो प्लीज आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखने। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट, What made शिव सुब्रमण्यन अय्यर्स वाइफ चेंज हर माइंड। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, चैप्टर है आपका ये जो हमारा इंग्लिश का चैप्टर है ना बच्चों, माय चाइल्डहुड, जहाँ पे बताया गया है हमारे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नन अदर दैन एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो शिव सुब्रमण्यन की वाइफ थी, अब ये थी कौन, शिव सुब्रमण्यन अय्यर वॉज द टीचर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम जी के जो साइंस टीचर थे उनका नाम था शिव सुब्रमण्यन अय्यर। इन्होंने एक बार क्या किया था, इन्होंने कलाम और उनके कुछ फ्रेंड को अपने घर पे इनवाइट किया था फॉर गेट टुगेदर, मतलब एक इट्स अ टाइप ऑफ लंच के लिए इनवाइट किया था। लेकिन उस समय व्हेन द फर्स्ट टाइम कलाम विजिटेड देयर हाउस, जब कलाम पहली बार उनके घर पे जाता है, तो उस टाइम पे कलाम फील्स की शिव सुब्रमण्यन की वाइफ है, शी इज अ काइंड ऑफ बिट नॉट वेलकमिंग, वो वेलकमिंग नहीं लग रही है, वो पसंद नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज कलाम वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, ही वॉज अ हिंदू फैमिली, वेयर एज कलाम वॉज फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली। तो इट वॉज अ वेरी अनवेलकमिंग सा नेचर जो कि दिखता है शिव सुब्रमण्यम की वाइफ का। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट मेड शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ चेंज हर माइंड, उनके माइंड को चेंज करने का क्या रीजन था, कैसे उनका माइंड चेंज। पहली बात, शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी, उनका जो माइंड चेंज होता है वो चेंज होता है अपने हस्बैंड का काम और फर्म रिएक्शन टू द इनिशियल रिफ्यूजल टू सर्व अब्दुल कलाम। जब स्टार्टिंग में वो अब्दुल कलाम को सर्व करने से, खाना सर्व करने से मना करती है, तो उनके हस्बैंड कोई ड्रामा नहीं करते, बहुत कामली उसको हैंडल करते हैं और बिना अपनी वाइफ को कुछ बोले सीधा जाते हैं कलाम को, अब्दुल कलाम को अपने हाथ से खाना सर्व करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो ये चीज, दिस इंसिडेंट वाज वेरी इंडल्जिंग एंड वेरी माइंड चेंजिंग फॉर द शिव सुब्रमण्यम वाइफ। सुब्रमण्यम की वाइफ के लिए इट वाज वेरी ऑब्जर्विंग कि यार मेरे हस्बैंड खुद उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, उनको अपने हाथ सर्व कर रहे हैं, तो इट मीन्स यार देयर इज समथिंग बियॉन्ड रिलीजन, धर्म के आगे भी कुछ है, दिस इज समथिंग कॉल्ड इटर्नल लव, प्यार,
ठीक है, भाईचारा, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें भी हैं। आगे वो बोलता है व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड सर्विंग कलाम्स विद हिज ओन हैंड एंड सिटिंग डाउन टू ईट विद हिम, शी वाज डीपली मूव्ड बाय हिज एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। इक्वालिटी और रिस्पेक्ट का जो एग्जांपल शिव सुब्रमण्यन ने अपनी वाइफ को दिखाया, इट टच्ड हर सोल एंड शी डिसाइडेड कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, आई विल ऑल्सो डू सेम। और नेक्स्ट टाइम जब कलाम उनके घर पे विजिट करते हैं तो वो कलाम को अपने हाथ से खाना सर्व करती हैं। दिस शोज कि शिव सुब्रमण्यम का जो आइडिया था ऑफ सर्विंग कलाम विद हिज ओन हैंड एंड सिटिंग विद हिम फॉर द लंच, दिस चेंज शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ माइंड। उनकी वाइफ के माइंड को चेंज करने का रीजन क्या था? द इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट दैट सुब्रमण्यम शोज टू हिज चाइल्ड कलाम। सो दिस वाज द आंसर। ठीक है, प्लीज बच्चों साथ साथ देखते हो चलना। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? ये पीडीएफ आपको मिलेगी आपके ग्रुप्स में। जो बच्चे कहीं बाहर से देख रहे हैं, इफ दे वांट द पीडीएफ, तो आप नीचे नंबर आ रहे हैं, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, यू विल गेट द फ्री पीडीएफ आउट ऑफ इट। ठीक है, पूरी पीडीएफ मैंने अपने डिजाइन करी है और मैं आपको ये बहुत ही आराम से सेंड कर दूंगी। ओके, आपका बेस्ट होना चाहिए, आपका फ्यूचर अच्छा बनना चाहिए और आपको ये सारे आंसर अच्छे से पढ़ के जाने। ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, how does the author describe the fight between the two monkeys, the temple of पशुपतिनाथ? ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन लिया गया है आपके चैप्टर किससे? दिस इज फ्रॉम द चैप्टर काठमांडू। चले हम काठमांडू। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। और आपके जो पोएट थे विक्रम सेठ अपनी नेपाल विजिट को बताते हैं, एक बहुत छोटा सा पार्ट उनकी उस पूरी विजिट का इसे बताया गया है। और द मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि जब विक्रम सेठ काठमांडू विजिट कर रहे थे तो उस टाइम पे ही सॉ, वो दो जगह जाते हैं। फर्स्ट ही वेंट टू अ टेम्पल एंड सेकेंडली ही वेंट टू अ बुद्धा मोनेस्ट्री, बुद्धा के वहां जाते। तो उन्होंने ना एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि व्हेन ही वेंट टू टेम्पल व्हाट ही ऑब्जर्व एंड व्हेन ही वेंट टू द बुद्धा मोनेस्ट्री व्हाट ही ऑब्जर्व। जो मेन डिफरेंस आपके उन्होंने ऑब्जर्व किया था विक्रम सेठ ने, दैट वाज कि टेम्पल इज फुल ऑफ कंफ्यूजन, फुल ऑफ फेकनेस, फुल ऑफ दिखावा एंड फुल ऑफ ऑल, मतलब ना वहां पे लोग सिर्फ they are all coming for the outer beauties of things, but when you move to Buddha monastery there is a lot of peace. Buddha monastery में जाके लोग peace की स्थापना कर रहे हैं, लोग मेडिटेट कर रहे हैं। there is no कंफ्यूजन नहीं है वहाँ पे, कोई तरह का हल्ला नहीं है वहाँ पे, शोरगुल नहीं है। इसे हम प्यार से एक वर्ड बोलते हैं, कोई किसी तरह का यहाँ पे टर्मोइल नहीं है, यहाँ पे कुछ अपहीवल नहीं हो रहा है, लोग बहुत प्यार से आ रहे हैं। देयर इज अ लविंग बॉन्ड बिटवीन पीपल, जो कि माइंड से माइंड कनेक्ट हो रहा है, ना कि आपके मंदिर में जहाँ पे लोग लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं, चढ़ावा कर रहे हैं। दिस वॉज नथिंग एट द बुद्धास टेम्पल। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि इस चैप्टर से विक्रम सेठ ने हमें कन्वे किया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑथर ने जो फाइट हो रही थी दो मंकी के बीच में एट द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है इन नेपाल काठमांडू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदू पिलग्रिमेज साइट एज वेल। तो टेम्पल नाथ में आपके जो दो वो थे, क्या कहते हैं, मंकी, जब वो लड़ रहे थे तो इनकी इस फाइट को आपके ऑथर यानी कि विक्रम सेठ ने कैसे डिस्क्राइब किया? पहली बात, ऑथर ने डिस्क्राइब किया है इन दोनों की जो वाइड फाइट थी इसको क्योटिक। क्योटिक का मतलब होता है बच्चों, मतलब समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन, क्योट, बहुत सारा क्योज हो रखा है, उथल पुथल इसे हिंदी में बोलते हैं, कंफ्यूजन हो रखी है, उथल पुथल हो रखी है, बहुत ही क्योटिक था इनका ये। आगे बोलता है एंड विविड फाइट बिटवीन टू मंकीज वेयर वन चेजेस द अदर। एक मंकी दूसरे मंकी को चेस कर रहा है और तब तक चेस कर रहा है जब तक एक मंकी ने एक शिवलिंग के ऊपर जंप नहीं कर दिया। उसके बाद वो स्क्रीम कर, देखा बंदर का स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, करके चिल्लाते हैं, सेम वैसे ही वो बंदर स्क्रीम कर रहा है, उस टेंपल के आसपास घूम रहा है। और तब तक वो लोग लड़ते रहे जब तक उनमें से एक जो मंकी था वो होली रिवर बागमती में जाके नहीं गिर गया। तो प्लीज इसको अंडरलाइन करना, आपके पशुपतिनाथ के बगल में जो रिवर बह रही थी दैट वाज बागमती रिवर, और उसी होली रिवर बागमती में जब वो बंदर डिप गिर जाता है तब जाके उनकी फाइट रुकती है। और इस फाइट को आपके ऑथर ने डिस्क्राइब किया है एज अ जनरल नॉइस। ये एक जनरल नॉइस दिखा रहा है टेंपल के आसपास कि ये तो मंकी है, ऐसी नॉइस तो इंसान भी कर रहे थे। आगे बोलता है बहुत कंफ्यूजन था, और ऑब्जी सब बोलते हैं कि जो टेंपल था इट वाज फुल ऑफ नॉइस, इट वाज फुल ऑफ कंफ्यूजन, इट वाज फुल ऑफ केओस, कुछ भी वहां पे शांतिपूर्वक पीस मेडिटेशन वाला कुछ भी नहीं था। सो दिस वाज द मैसेज दैट द ऑथर वांट टू गिव फ्रॉम दिस इंसिडेंट, टू monkeys फाइटिंग, जो दो मंकी फाइट कर रहे हैं उसके इंसिडेंट से द ऑथर वांट टू से कि कैसे यहाँ पे जब वो स्क्रीम कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो होली रिवर में गिर रहे हैं, दिस ऑल शोज द एंटायर scene that was happening there at the temple, because temple was full of noise, confusion and chaos. तो this was what the author want to say, और author कौन है इसके? विक्रम सेठ। ठीक है, let's move further, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Now we have fifth question.
व्हाट काइंड ऑफ डेज एंड नाइट्स आर देयर इन नॉर्थलैंड। ये जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये लिया गया है फ्रॉम द स्टोरी लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। आप सब जानते हैं इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे आपको अपनी ग्रीड पे काबू करना है। सेम ऐसा ही एक चैप्टर ग्रीड वाला बच्चों और है जो मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन इस चैप्टर का जो मोरल है, जो इस चैप्टर का मेन थीम है, वो ये बोलता है कि कैसे एक इंसान को वन शुड कंट्रोल देयर डिजायर। अब इस स्टोरी में होता क्या है, इस स्टोरी में एक ओल्ड लेडी होती है जो कि नॉर्थलैंड यानी कि बिल्कुल नॉर्थ पोल के बहुत पास एक स्नो कवर्ड एरिया में रहती थी। उनका कॉटेज था एंड शी वाज अ बेकर। वन अपॉन अ टाइम एक सैंड पीटर नाम के सैंड थे जो कि नॉर्थलैंड में जाते हैं और वहां जाके ही वाज डूइंग हिज मेडिटेशन एंड ही रियली बिकम वेरी हंग्री। वो बहुत भूखे हो जाते हैं। वो अपनी सिद्धि लेके वो सब जब वो ट्रेवल कर रहे थे, ही सॉ अ कॉटेज ऑफ अ वुमन। वो एक वुमन का कॉटेज देखते हैं, वहां जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या आप मुझे एक पीस ऑफ केक दे सकती हैं, बिकॉज मैं बहुत टाइम से हंग्री हूँ। अब यार इतना तो अगर कोई गरीब भी आपके घर में आता है तो यू ऑल्सो फील अ पिटी ऑन हिम कि यार दे देते हैं, जो 2 रुपए दे देते हैं, कुछ खाने के लिए दे देते हैं, आटा ही दे देते हैं। लेकिन इस स्टोरी में बताया गया है कैसे वो जो ओल्ड वुमेन थी, शी वॉज वेरी ग्रीडी। हर बार जब भी वो अपना केक बेक करी तो लग रहा है कि नहीं यार ये केक बड़ा हो गया, मुझे तो फ्री में ही देना है ना, कौन सा पैसा मिल रहा है मुझे इसका, और छोटा करती हूँ उसे। दोबारा केक बिल्ड करी थी और बड़ा लग रहा है, तो दिस वॉज हर ग्रीड। वो उसकी लालच थी जो उसको हर बार उस केक को और छोटा और छोटा और छोटा। और ये सारा इंसिडेंट दैट सेंट पीटर वॉज ऑब्जर्विंग। और जब वो सेंट पीटर सब देख के पूरा आग बबूला हो जाता है तो सेंट पीटर उनको क्या करता है, एक श्राप देता है कि आप बन जाओगी एक वुडपेकर। एंड एट द सेकंड मोमेंट वो क्या बन जाती है, एक वुडपेकर। तो प्लीज रिमेंबर, आपको ये अच्छे से याद रखना है क्या क्या इसमें हुआ है। नेक्स्ट याद रखना, व्हाट काइंड ऑफ डेज एंड नाइट्स आर देयर इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड में किस तरह के डेज और नाइट्स है बच्चों, बिल्कुल याद रखना। ये जो नॉर्थलैंड है ये आपके नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास है। किसके पास है बच्चों, नॉर्थ पोल के, जहां पे विंटर के जो दिन होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं बहुत छोटे, और जो नाइट्स होती है यहाँ की वो इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है कि लोग तो काफी बार सोते होते ही उठ जाते हैं, मतलब पूरी रात भी नहीं सो पाते हैं और रात के बीच ही उठ जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, आपके नॉर्थलैंड में द विंटर डेज आर वेरी शॉर्ट बट द नाइट्स आर वेरी इंटायरली लार्ज। बहुत बड़ी बड़ी इनकी नाइट्स होती हैं कि आधे लोग तो आधी नींद में ही उठ जाते हैं और अपने काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, इसमें बताया गया है कि ये जो नॉर्थलैंड है ये बहुत ही हार्श कोल्ड एनवायरनमेंट है ऑफ द रीजन, बिकॉज नॉर्थ पोल के पास है, जानते हो नॉर्थ पोल में बहुत ठंडी होती है, इट्स अ पोलर रीजन। तो नॉर्थलैंड के आसपास का ये एरिया है और यहाँ पे बहुत ही हार्श और कोल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। द विंटर डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर एक्सट्रीमली लॉन्ग, कि लोग रात को ही उठ के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको रखना है, ये पिछले साल का पीवाईक्यू आ चुका है, इसलिए बोल रही हूँ हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अपने मेंटल स्टेमिना को सामने रख के, अपनी आंखें बिल्कुल खोल के, और इफ बेटर तो आप ये की पॉइंट्स लिखते रहो। ठीक है, मेक श्योर कि आप अपने आंसर को ना की पॉइंट्स में लिखो, मतलब पेपर में आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखवाया, लेकिन याद करने के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट कि यार नॉर्थलैंड जो था उसमें विंटर जो थे वो शॉर्ट, विंटर के जो डेज थे वो शॉर्ट थे, ऐसे कर सकते हो आप। जो उसकी नाइट थी वो एक्सट्रीमली लॉन्ग थी। इस तरह से आप की पॉइंट्स के फॉर्म में याद करो, ये आपको पेपर में याद आएगा कि हाँ मुझे ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंज बिलीफ ऑफ जॉनसी, डिड इट कम ट्रू। आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी जॉनसी थी, आपको याद होगा एक स्टोरी आपके उसमें द लास्ट लीफ, एक चैप्टर है द लास्ट लीफ, और मेरे ख्याल से इस लास्ट लीफ के ऊपर तो एक वो भी है, क्या बोलते हैं, देर इज अ इवन अ मूवी ऑन दिस स्टोरी द लास्ट लीव। आई थिंक उसमें रणबीर कपूर, रणबीर सिंह है शायद, है ना, शायद कोई है उसमें, है ना। द लास्ट लीव आपसे पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है, याद रखना कि ये जो आपका चैप्टर है द लास्ट लीव, इसमें डिटर्मिनेशन, विल पावर, ये सारी क्वालिटी झलका के बाहर फेंकी गई है। डिटर्मिनेशन क्या होता है, विल पावर क्या होता है, आपने दृढ़ निश्चय क्या होता है, आपने कोई चीज सोच ली तो आपको कैसे उसे पूरा करना होता है, ये सब उसमें बताया गया। पहली बात, डिस्क्राइब द स्ट्रेंज बिलीफ ऑफ जॉनसी। इस चैप्टर में 2 फ्रेंड्स थी, एक थी जॉनसी और एक थी आपकी सुई। वन वॉज जॉनसी एंड वन वॉज सुई। जॉनसी जो थी शी गॉट न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया होने के बाद जॉनसी अपने आप को बहुत ज्यादा एक ऐसी स्टेट में पाती है कि शी इज नॉट रेडी टू गेट वेल। वो चाह नहीं पा रही कि वो अच्छे से अच्छी हो जाए,
उसने अपने दिमाग में थॉट ले लिया. व्हाट वाज द थॉट? अकॉर्डिंग टू आपकी जो जॉन्सी थी उसका ये कहना था, जॉन्सी स्ट्रेंज बिलीव वाज दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल फ्रॉम द आईवी वाइन आउटसाइड हर विंडो. अकॉर्डिंग टू जॉन्सी, जॉन्सी बोल रही कि मेरी खिड़की के बाहर ये जो एक पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ की ये जो आखिरी पत्ती है, जिस दिन ये झड़ जाएगी उस दिन आई विल डाई. अब कैसा पॉसिबल है कि एक पेड़ की पत्ती आपको मार देगी? नहीं, इट इज जस्ट द साइकोलॉजिकल गेम दैट आर माइंड प्लेस. तो उसने अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बैठा दिया कि जिस दिन ये आखिरी पत्ती गिरेगी उस दिन मैं मर जाऊंगी. तो दिस वाज हर स्ट्रेंज बिलीफ, ये उसका स्ट्रेंज बिलीफ था. सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, शी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, शी हैड लॉस्ट ऑल होप एंड टाइड हर फेट टू द फॉलिंग लीव्स. निमोनिया उसको इतने टाइम से हो चुका था, उसने अपनी सारी होप खो चुकी थी और उसने अपनी फेट यानी कि अपनी किस्मत को उस गिरते हुए लीव के चरणों पे डाल दिया कि बेटा जिस दिन तू गिरेगी उस दिन मैं भी मरूंगी. सो दिस वाज ऑल हर साइकोलॉजिकल बिलीफ. आगे, हर बिलीव डिड नॉट कम ट्रू. क्वेश्चन आगे पूछा, डिड इट कम ट्रू? क्या उसका बिलीव सही हुआ? नहीं, उसका बिलीव कभी नहीं हो पाया बिकॉज जो ओल्ड आर्टिस्ट था बहरमैन, प्लीज रिमेंबर दिस पर्सन नेम, ओल्ड आर्टिस्ट जो बहरमैन था आपका, इसने सीक्रेटली पेंट कर दिया था एक रियलिस्टिक लीफ ऑन द वॉल ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट. जब एक बहुत ही तूफान भरी रात थी, उस तूफान भरी रात में आपके बहरमैन ओल्ड आर्टिस्ट रियलिस्टिक पेंटिंग कही थी, किसकी? एक लीफ की. और जब वो लीफ को देख के, सीइंग दैट द लीफ सर्वाइव्ड दैट द स्टॉर्म गिव जॉन्सी द विल टू लिव, जब जॉन्सी खुद देखती है कि वो जो पेड़ की जो आखिरी पत्ती है वो इतनी स्टॉर्मी नाइट में भी खड़ी है, द लीव इज स्टिल देयर, ये उसके विल पावर को, उसके डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और वो फिर से जिंदा होती है. शी अगेन स्टैंड ऑन हर फीट. तो दिस वॉज द चैप्टर. याद रखना क्वेश्चन आएगा इससे एक. ठीक है, आगे बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ईश्वरन्स अमेजिंग कैपेसिटी. इस चैप्टर से बेटा क्वेश्चन आना ना बिल्कुल पॉसिबल है बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ईश्वरन वाला. इससे क्वेश्चन आता है आपका भी आगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आएगा इसमें. एक और क्वेश्चन है ईश्वरन वाला, तो इस चैप्टर से यू विल डेफिनेटली सी, बिकॉज मैं जितने एग्जाम के पेपर देखे ना सब में ईश्वरन से एक क्वेश्चन तो आ ही रखा है. तो प्लीज रिमेंबर कि ये तो आपको करना ही है. अब था क्या, दिस स्टोरी इज फ्रॉम अ चैप्टर जहां पे देयर वाज अ पर्सन नेम महेंद्र और उनका वर्कर है ईश्वरन. वर्कर नहीं बोलूंगी, ही इज अ काइंड ऑफ बडी ऑफ हिम, उसका बडी है ये. बिकॉज आपने स्टोरी में देखा है कि जहां जहां महेंद्र जाता है, चाहे वो पहाड़ों में जाए, चाहे वो जंगलों में जाए, चाहे वो रेगिस्तान में जाए, ईश्वरन इज हिज बडी जो हमेशा उसके साथ रहता है. आगे बोलता है ये कि ईश्वरन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल. आप जानते हैं जो ईश्वरन था, ही वॉज अ वेरी गुड कुक, लेकिन उससे भी अच्छी पता उसकी कौन सी स्किल थी? ही वॉज हैविंग कलिनरी स्किल्स. कलिनरी स्किल्स, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है, ये रहा. उसके पास बहुत ही अच्छी कलिनरी स्किल्स. याद रखना यहाँ पे कलिनरी वर्ड का मतलब होता है गुड इन कुकिंग. जिस इंसान को कुकिंग की काफी नॉलेज होती है उसे हम बोलते हैं कलिनरी स्किल. रिमेंबर दैट. आगे बोल रहा है कि ईश्वरन की जो अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो कहीं भी किसी भी जमीन में वेजिटेबल उगा सकता है, ये आपको बताना है कि ये उसकी अमेजिंग कैपेसिटी कैसे थी. पहली बात, ईश्वरन हैड अ मैजिकल एबिलिटी, बहुत ही मैजिकल इंसान था. एबिलिटी टू कॉन्जर अप फ्रेश वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट इवन इन डेजोलेट रिमोट लैंडस्केप वेयर नो शॉप्स वर विजिबल फॉर माइल्स. ये बोल रहा है कि आपके ईश्वरन भैया जो थे ना, उनके पास एक बहुत ही गजब की एबिलिटी थी कि ये किसी भी तरह के फ्रेश वेजिटेबल या फिर कुकिंग के इंग्रेडिएंट यानी कि धनिया पत्ती, मसाले, कुछ भी कुकिंग में जो भी चाहिए होता है खाने बनाने के लिए, वो सब कुकिंग इंग्रेडिएंट ये किसी भी प्लेस में उगा सकते हैं. चाहे वो प्लेस डेजोलेट हो, कितनी भी दूर हो, चाहे वहां पे बंजर जमीन हो, चाहे वो कितनी भी रिमोट एरिया हो, कोई शॉप वहां विजिबल ना हो, लेकिन आपके जो ईश्वरन भैया थे वो कहीं भी किसी भी टाइम पे एक बढ़िया तरीके से फ्रेश वेजिटेबल उगा सकते. अब हुआ कब ऐसा? He could miraculously find or produce everything needed to wipe up delicious meals within an hour of arriving at a new isolated work site. जब भी आपका ईश्वरन कोई नई जगह पे आता है, वो विदिन 1 घंटे में ढूंढेगा कि कहाँ पे जमीन है, कहाँ मुझे उगाना है. विदिन 1 आवर वो सब ढूंढ लेगा कि मुझे आसपास बीज कहाँ से लाने हैं, मुझे क्या करना है. विदिन 1 आवर ऑफ गोइंग टू अ न्यू प्लेस, बहुत ही आसानी से आपका ईश्वरन एक बढ़िया सी अपनी culinary स्किल्स दिखाएगा और वहां पे वेजिटेबल्स उगाएगा. तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. आपसे पूछ सकता है ईश्वरन की एक स्किल क्या थी? ईश्वरन की स्किल कौन सी थी? culinary स्किल. और याद रखना अपनी इसी स्किल की वजह से जो आपका ईश्वरन था वो एक बहुत ही इनडिस्पेंसेबल एसेट. इनडिस्पेंसेबल का मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते. और एसेट का मतलब है दीदी ऐसी चीज जो हमारे लिए क्या होती है, प्रॉफिटेबल होती है. तो आपके महेंद्र के लिए जो आपका ईश्वरन था, ही वॉज
एन इंडिस्पेंसिबल एसेट, कभी ना अलग करे जाने वाला एसेट, इतना प्रॉफिटेबल था उसके लिए। आपने खुद देखा कितना प्रॉफिटेबल है भाई, कोई करता है इसके टाइम पे ऐसा? नहीं, ईश्वरन वाज दैट। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why does कलाम से ही हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड? कलाम ने ऐसा क्यों कहा कि उनका एक जो चाइल्डहुड है वो सिक्योर है? अभी सिक्योर वर्ड का मतलब होता है कि इट इज सेफ, वो सेफ है, सुरक्षित है, सिक्योर चाइल्डहुड है। ऐसा क्यों बोला कलाम ने? याद रखना, कलाम ने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज हिज पेरेंट्स प्रोवाइडेड फॉर ऑल हिज मटीरियल नेसेसिटीज। मटीरियलिस्टिक चीजें अलग होती हैं, इमोशनल चीजें अलग होती हैं। प्लीज रिमेंबर, आप सब ये बात मानते हैं कि आप लोगों का चाइल्डहुड सिक्योर रहा है। भाई आप लोगों को टाइम से खाना मिला है, कोई माल न्यूट्रिश नहीं थे आप लोगों को जो टॉय चाहिए था आपके पेरेंट्स ने आपको वो ला के दिया। आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपके पेरेंट्स ने। आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छी वैल्यू सिखाई, बेटा बड़ों का आदर करो, इसे बोलते हैं इमोशनल एस्पेक्ट। सेम वैसे ही आपके अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड था वो बहुत ही सिक्योर था। ऐसा क्यों बोला गया? प्लीज रिमेंबर कि अब्दुल कलाम का जो चाइल्डहुड था इट वाज सिक्योर बिकॉज अब्दुल कलाम खुद कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मटीरियलिस्टिक नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे नीड की बात कर रहा है, आपके वांट की बात नहीं कर रहा है, चाहत नहीं कि मुझे तो प्लेन ला के दे दो, नहीं, नेसेसिटी, खाना पानी कपड़ा स्कूलिंग ये चीजें। पहली बात मटीरियली। अब मटीरियली कैसे? उनके जो फादर थे, कलाम जी के जो फादर थे, उन्होंने जो फालतू की लग्जरी होती है उन पे खर्चा नहीं किया। ही ऑलवेज मेक श्योर कि उनकी जो बेसिक नीड है बच्चों की, बेसिक नीड क्या होती है? बेसिक नीड होती है जैसे कि मेडिसिन, क्लोथ, फूड, स्कूलिंग, ये सब चीजें मेरे बच्चों को मिले, इसका पूरा ध्यान किसने रखा? आपके अब्दुल कलाम के फादर ने। तो उनकी जो मटीरियल नीड थी, आई से अगेन नीड, वांट नहीं, नीड, जो उनकी मटीरियल नेसेसिटी थी उसका पूरा ध्यान किसने दिया? आपके 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 फादर जी ऑफ कलाम। ठीक है, तो रिमेंबर उनकी मटीरियल नेसेसिटी को फॉलो किया था किसने? हमारे इसने। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें एक है मटेरियल एस्पेक्ट और एक है आपका इमोशनल। देखो मैंने बच्चों आपके ना हर आंसर में आपको आंसर को तोड़ तोड़ के पढ़ाया हुआ है कि मटीरियली आपको क्या लिखना है, इमोशनली आपको क्या लिखना है। तो रिमेंबर आपको पेपर में भी ऐसे ही याद करना है, मटीरियली इमोशनली, मटीरियली इमोशनली, मटीरियली क्या चाहिए था, इमोशनली क्या चाहिए था। प्लीज रिमेंबर दैट। आप जितना अच्छे से अपने आंसर को ब्रेक डाउन कर पाओगे इट विल बी गुड फॉर यू। आगे इमोशनली, ही ग्रू अप इन अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट वेयर हिज पेरेंट्स इंस्टिल्ड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, मेकिंग हिम फील सेफ एंड कॉन्फिडेंट। आप जानते हैं बीइंग फ्रॉम अ मुस्लिम डोमिनेटेड, बीइंग फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, कभी भी कलाम के पेरेंट्स ने उनको गंदी चीजें नहीं सिखाई। दे ऑलवेज मेक श्योर कि उनके बच्चे क्या हो, उनके बच्चे आगे बढ़े, उनके बच्चे सबसे मिलनसार हो, उनके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस हो, उनके बच्चों के अंदर ऑनेस्टी हो, सच्चाई हो। ये प्रिंसिपल वैल्यूज देने का काम किसने किया? आपके कलाम जी के पेरेंट्स ने। तो इमोशनली भी और आपके मटीरियलिस्टिकली भी, दोनों तरह से कलाम के पेरेंट्स ने उनका चाइल्डहुड क्या रखा? बिल्कुल सिक्योर। इसीलिए कलाम कहते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही कैसे सिक्योर, बिकॉज मटीरियली आई गॉट एवरीथिंग, इमोशनली आई गॉट गुड क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो रिमेंबर दैट कलाम की ये बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब हाउ द फ्लूट सेलर सेल्स हिज वेयर्स। जो फ्लूट सेलर था आपके काठमांडू वाली स्टोरी में, वो कैसे उन्होंने ये कहते हैं अपना फ्लूट बेचे, हाउ डिड ही सेल हिज फ्लूट। ठीक है, थोड़ा छोटा करती हूँ इसे, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट। पहली बात, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके काठमांडू चैप्टर से एंड इट इज अगेन वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काठमांडू की स्टोरी में आपने देखा था कि व्हेन विक्रम सेठ वाज आउट फ्रॉम हिज होटल, जब होटल से बाहर निकलते हैं, एक पोल के पास वो देखते हैं कि एक फ्लूट सेलर खड़ा है जिसके सर पे एक बहुत बड़ी बास्केट है और उसकी बास्केट से बहुत सारी फ्लूटें बाहर निकली हुई हैं जो कि कैसे दिख रही है? एक पोर्क्यूपाइन की तरह। अब जब वो देखता है तो फ्लूट सेलर कैसे अपने आप को अलग करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द भीड़। जहां आसपास की दुकानें के दुकानदार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सारे 10 के दो, गोभी 20 की दो, 20 की दो, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे ही आपका फ्लूट सेलर बिना कुछ बोले कैसे इतने अच्छे तरीके से अपने फ्लूट को सेल कर रहा है। ही वॉज एबल टू सेल हिज वेयर्स। अब ध्यान सुनना, द फ्लूट सेलर, जो आपका फ्लूट सेलर है, सेल्स हिज वेयर्स क्वाइटली एंड मेडिटेटिवली। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, बहुत ही क्वाइटली और बहुत ही मेडिटेटिवली।
मेडिटेटिवली का मतलब होता है कि दीदी वो बिल्कुल शांति भरे, पीस भरे माहौल में बिना कोई हल्ला गुल्ला करे ही वॉज वेरी कामली, बहुत ही मेडिटेशन के साथ अपनी फ्लूट बजा रहा था। ही वॉज प्लेइंग हिज फ्लूट, अपनी फ्लूट को बजा रहे थे वो बिना किसी डिस्टर्बेंसेस के। आगे वो बोलते हैं बाय प्लेइंग अ मेलोडियस ट्यून, एक मेलोडियस ट्यून यानी कि बहुत ही मधुर वाणी, बहुत ही मधुर स्वर निकल रहे थे उनके, मेलोडियस ट्यून थी उनकी। आगे बोलता है वन ऑफ हिज फ्लूट्स रेदर देन शाउटिंग लाइक अदर हॉकर्स, जो अदर हॉकर्स यानी कि जो लोग चिल्ला रहे थे अरे 10 की 2, 10 की 2, अरे 2 की 2, 2 की 2, इन तरह के हॉकर्स की जगह जो आपका फ्लूट सेलर था, ही वॉज यूजिंग हिज स्किल ऑफ प्लेइंग फ्लूट, वो बहुत ही मेलोडियस ट्यून बजा रहा था और वो ट्यून जो थी इट वॉज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल द पीपल आउट देयर। आगे बोलता है द फ्लूट सेलर स्टैंड्स इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर विद अ लॉन्ग पोल दैट हैज 50 to 60 फ्लूट्स। मैंने बोला ना एक कोने में एक पोल के पास ही वॉज स्टैंडिंग आउट देयर, और उस पोल पे उसके पास एक बास्केट जैसा कुछ है, उस पे कम से कम नहीं 50-60 फ्लूट्स बाहर निकल रखी हैं और 50-60 फ्लूट्स अटैच हैं, और ऐसा लग रहा है कि उसने सर पे क्या ले रखा है, एक पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन इज एक्चुअली एनिमल जिसके बॉडी पे बहुत सारे क्या होते हैं, कांटे होते हैं पॉर्क्यूपाइन के, ठीक है। तो सेम वैसे ही उसकी जो फ्लूट का बास्केट है, इट इज लुकिंग लाइक अ पॉर्क्यूपाइन। आगे वो बोलता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय तक ही सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेज इट स्लोली एंड थॉटफुली। हर बार वो अपनी बास्केट से एक फ्लूट निकाल रहा है, उसको बहुत ही थॉटफुली आराम से प्ले कर रहा है, सेकंड फ्लूट निकाल रहा है, फिर उसके बारे में सोच रहा है, उसे बजा रहा है, बट ही इज नॉट मेकिंग एनी नॉइस, वो कोई भी नॉइस नहीं कर रहा है। ही इज वेरी कामली, वेरी मेडिटेटिवली प्लेइंग हिज फ्लूट, जो कि कैसे ट्यून बजा रहा है, बिल्कुल मेलोडियस ट्यून। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, मेलोडियस ट्यून, क्वाइटली, मेडिटेटिवली। प्लीज अपने आंसर्स में ऐसे वर्ड डालना शुरू कीजिए, इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेज ऑफ द पोयम नो मैन आर फॉरन। जो आपकी स्टोरी है नो मैन आर फॉरन, जो आपकी पोयम है, इसमें आपका जो पोएट है वो आपको क्या मैसेज सेंड करे। पहली बात, ये जो पोयम है नो मैन आर फॉरन, इस पोयम में हमें ये बताया गया, जेम्स किरप जी की ये पोयम है, ये बताते हैं कि भले ही मैंने एक ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी है, मैंने ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है, आपने शायद व्हाइट कलर की पहनी होगी, या फिर कोई यहाँ पे बॉय है, कोई गर्ल है, शायद कोई इंडिया से है, कोई यूएसए से है, कोई नेपाल से है, कोई भूटान से है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, बट जो स्किन के अंदर हमारी जो बॉडी है, जो हमारी आत्माएं हैं, दीज आर ऑल सेम, वी ह्यूमंस आर ऑल सेम। तो क्यों हम बाउंड्रीज को, क्यों हम कपड़ों को, क्यों हम रहन सहन को, क्यों हम हमारे कल्चर की वजह से अपनी आइडेंटिटीज को अलग कर दे, बिकॉज एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन, नो मैन आर फॉरन, कोई भी इंसान फॉरन नहीं है, हम सब एक है, ब्रदरहुड, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये सब हमारे अंदर है। तो कोई भी इस दुनिया में फॉरेन नहीं है, वी ऑल आर टुगेदर। ऐसा कौन बोलता है? जेम्स किरप। आगे बढ़ते हैं, जेम्स किरप कन्वे करते हैं मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि दुनिया भर का भाईचारा, हम सब यूनिवर्सली क्या है? भाई बहन है। आगे बोलता है ग्लोबल यूनिटी एंड पीस, ग्लोबल यूनिटी यानी कि पूरी दुनिया में हमें एकता लेके आनी है और शांति लेके आनी है। जहां आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज आपस में वॉर कर रही है, लड़ रही है, हमें याद रखना है कि हमें ग्लोबल यूनिटी, पीस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए काम करना है। इस चैप्टर के 3 वर्ड अभी के अभी याद कर लो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ग्लोबल यूनिटी एंड पीस, ये इस चैप्टर का मैसेज है। आगे बढ़ते हैं, आपके पोएट जी बोलते हैं द पोएम एम्फेसाइजेस दैट डिस्पाइट डिफरेंसेस इन नेशनैलिटी, हमारी नेशनैलिटी भले ही अलग है, हमारी लैंग्वेज भले ही अलग है, हमारी यूनिफॉर्म भले ही अलग है, लेकिन ऑल ह्यूमन बींग्स आर फंडामेंटली द सेम, हम फंडामेंटली सबके सब सेम है, हमारी यूनिफॉर्म्स अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, वी हैव डिफरेंट कल्चर, बट एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब ह्यूमन बींग्स है, हम सबको साथ रहना है, ठीक है। आगे बोलता है वी ऑल शेयर द सेम अर्थ, हम सब सेम ही अर्थ पे रह रहे हैं, हमारा सांस लेने का तरीका सेम है, हम सेम ही हवा इनहेल कर रहे हैं, जो H2O का कंपोजिशन यहाँ है वही H2O कंपोजिशन यूएसए में भी है, तो जो हमारा पानी सेम है, हमारी हवा सेम है, हमारे इमोशन सेम है, हमारी नीड सेम है, तो हम अलग कैसे हुए? वी आर नॉट फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन, वी ऑल आर अंडर अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आगे बोलते हैं द पोएट वॉर्न्स दैट बाय हेटिंग अदर्स, पोएट हमें वॉर्न कर रहे हैं, देखो पोएट हमें वॉर्न कर रहे हैं कि अगर आप हेट करेंगे एक दूसरे को और स्टार्टिंग वॉर, आप वॉर करेंगे, तो वी आर ओनली हार्मिंग आवरसेल्व्स एंड डिफाइलिंग आवर शेयर्ड प्लैनेट। तो याद रखना, वॉर करने से किसी का भला नहीं होता, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल चुके हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये एरा है डेवलपमेंट का, हमें कंट्रीज को साथ में आकर डेवलपमेंट करना
करना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा, हमें अपनी कंट्री में अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेके आने पड़ेंगे, एआई आगे बढ़ रहा है, तो हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यही चीज बोला है नो मैन आर फॉरेन में बाय जेम्स किरप। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं, प्लीज रिमेंबर इस क्वेश्चन को याद करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं इनको आप बढ़िया करके अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 11th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट इज व्हाट विल हैपन इफ द मिनिएचर बाउस आर लेफ्ट अनचेक्ड। आपको याद है एक पोएम है आपके उसमें ऑन किलिंग अ ट्री, जब आप पेड़ को मारते हो तो कैसा फील होता है, उसमें बताया गया है कि अगर आप एक पेड़ को काट देते हो, ठीक है, अगर आप एक पेड़ को काट देते हो तो उस पेड़ को काटने के बाद जो उसके आसपास की छोटी छोटी घासें होती हैं, मिनिएचर्स कहते हैं, यानी कि छोटी चीजें, छोटी छोटी घासें, एक पेड़ को काटने के बाद भी उस पेड़ के जो ऊपर कुछ पत्ते आते हैं, कुछ पत्ते यहाँ आते हैं, कुछ पत्ते यहाँ आते हैं, कुछ उसके आसपास आते हैं, ये बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द मिनिएचर बोज आर लेफ्ट अनचेक्ड। अगर आपने वो छोटे छोटे जो मिनिएचर्स हैं उनको अगर आपने अनचेक छोड़ दिया, अनचेक मतलब देखा नहीं आपने, ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया उन्हें, इफ दे आर लेफ्ट अनचेक्ड, तो आप कैसे, तो उनके साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम। अब ध्यान से पढ़ना, इफ द मिनिएचर बोज आर लेफ्ट अनचेक्ड दे विल एक्सपैंड, वो एक्सपैंड हो जाएंगे, एंड ग्रो बैक टू द ट्रीज ओरिजिनल लार्ज साइज। अगर आपने कुछ सालों के लिए, बहुत सालों के लिए आपने अगर उनको अनचेक छोड़ दिया, तो आप जब कुछ सालों बाद वहां पे आएंगे ना, तो वो छोटे छोटे मिनिएचर बोज जो है वो फिर से किस में तब्दील हो जाएंगे, एक बड़े पेड़ में तब्दील हो जाएंगे। तो ये बोला गया है कि इफ द मिनिएचर बोज आर लेफ्ट अनचेक्ड, तो ये क्या बन जाएंगे, दे विल अगेन एक्सपैंड इनटू द ओरिजिनल साइज ऑफ द ट्री। इन वर्ड को जिनको बच्चे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, प्लीज ये आपके आंसर के की पॉइंट्स हैं, आपको याद करना ही नहीं। नेक्स्ट, इन द पोयम, पोयम में बताया गया है कि जो मिनिएचर बोज है ये स्मॉल हैं, नए नए ब्रांचेस हैं जो कि स्प्राउट, स्प्राउट यानी कि जो अभी उगेंगे, जो बाहर निकलेंगे अभी फ्रॉम द वुंडेड स्टम्प। ये जो आपने पेड़ काट दिया था, जो जख्मी पेड़ है, उस जख्मी पेड़ से ये मिनिएचर बाउस बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद ये मिनिएचर बाउस क्या करेंगे, दे विल स्प्राउट, ये बाहर निकल के स्प्राउट करेंगे। आगे बोलता है ये जो है बिकॉज द ट्री इज रेजिलियंट, याद रखना आपका पेड़ रेजिलियंट है, साइलेंस में काम करता है, किसी से मतलब नहीं रखता और हमेशा तत्पर आगे बढ़ता है। रेजिलियंट वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कुछ इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, जो कंटिन्यूअस एफर्ट मारता है, रेजिलियंट होता है, जो एक बार गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाता है, उसे बोलते हैं रेजिलियंट, हु नेवर गिव अप। तो आपका पेड़ जो है ना उसका एटीट्यूड कैसा है, नेवर गिव अप। तो अगर आपने उन मिनिएचर बोस को अनचेक छोड़ दिया, दे विल अगेन बी एक्सपैंडिंग इनटू देयर ओरिजिनल लार्ज साइज, रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन वी हैव ईश्वरन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपरूटेड ट्री। अब देखो फिर से आ गया चैप्टर ईश्वरन वाला, और आई एम टेलिंग यू इससे क्वेश्चन तुम्हें पक्का देखने को मिलेगा ईश्वरन से, ये रिमेंबर दैट। ये बोल रहा है कि ईश्वरन जो थे उन्होंने जो अपरूटेड ट्री था, अप रूटेड मतलब अपनी रूट से जो उखड़ गया उसे बोलते हैं अपरूटेड। तो ईश्वरन ने अपनी स्टोरी में अपरूटेड ट्री का जो वर्णन है वो कैसे किया, कैसे समझाया उसने कि अपरूटेड ट्री कैसे निकला। अब ध्यान रखना, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ईश्वरन जो थे ना वो बहुत ही ज्यादा ही वॉज लाइक अ गुड स्टोरी टेलर, ही वॉज अ गुड ओरेटर। उसकी जो स्किल्स थी ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, वो कैसे स्टोरी को बनाता था, कैसे वो उसमें एक्शन डालता था, हिज एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस, उसका जो बोले का तरीका था, वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे डराना है एकदम से, दिस वॉज ऑल वट मेड हिम अ गुड स्टोरी टेलर। तो याद रखना ईश्वर ने क्या बताया था, ईश्वर डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री एज इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। प्लीज अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर लो। आपके ईश्वरन ने अपरूटेड ट्री को क्या बोला था कि इट इज अ इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा, बुशी बीस्ट है, बुशी बीस्ट यानी कि जैसे जिसके घास निकली हुई है, राक्षस है, ये बुशी बीस्ट है, लाइंग पड़ा हुआ है, स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, ऐसे बिल्कुल चित होके पड़ा हुआ है, क्या आपका इनॉर्मस बुशी बीस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द, किसने बोला ये, आपके ईश्वर ने। आगे यूजिंग ड्रामेटिक जेस्चर, मैंने ऑलरेडी बोला है ईश्वर की खास बात क्या है कि ईश्वर हमेशा एक ड्रामेटिक जेस्चर दिखाता है कि ये है एक पेड़, और ये पेड़ इतना बड़ा राक्षस ये ऐसे गिरा हुआ है। ही ऑलवेज यूज अ ड्रामेटिक जेस्चर, ये ड्रामेटिक जेस्चर को लाता है अपनी स्टोरी में ताकि लोग उसे, जो सुनने वाले लिसनर्स है, दे कैन फील इट, वो फील कर सके उसे, ठीक है। लाइक आर्क्ड आईब्रोज एंड आउटस्ट्रेच्ड हैंड, वो ऐसे ऐसे आर्क्ड आईब्रोज करेगा, ऐसे अपने हाथ आउटस्ट्रेच करेगा, तो ये चीजें उसको क्या बनाती है, एक अच्छा स्टोरी
टेलर, दिस मेक हिम अ गुड स्टोरी टेलर। आगे बोलता है ही स्टार्ट्स हिज नरेशन बाय सेटिंग अ लोनली डेजोलेट सीन टू बिल्ड टेंशन। वो ना पहले जैसे आपने सुना जैसे तूफान से पहले की शांति, एकदम बिल्कुल शांत हुआ होता है माहौल, एकदम से एक राक्षस है नीचे से ऊपर आता है ऐसे करके, है ना। तो सेम वैसे ही आपका ईश्वरन स्टोरी से पहले एक माहौल सेट करेगा, एकदम शांति, बड़ा टेंशन खड़ा करेगा कि अरे अब क्या होने वाला है। जैसे मूवीज में होता है ना, सो हवा चल रही होती है, फिर से आवाज होती है छन छन छन, एकदम से कोई पीछे मुड़ता है, भूत आ गया। तो दिस इज ऑल ड्रामेटिक्स जो कि आपके ईश्वर ने सीखा था। आगे बोलता है ही इनिशियली क्लेम्स ही वाज इंक्लाइंड टू टर्न बैक अपॉन सीइंग द बीस्ट ओनली टू रिवील अपॉन द क्लोजर इंस्पेक्शन दैट इट वाज जस्ट अ फॉलन ट्री विद ड्राई ब्रांचेस। स्टार्टिंग में अपनी स्टोरी में इतना ज्यादा वो ऐसे एक्शन डालता है कि लोग बोलते हैं अरे ये क्या है, इसमें राक्षस ही है, लेकिन राक्षस नहीं होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कहाँ आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। हाउ एवलिन ग्लेनी, अब जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है बच्चों प्लीज पढ़ के जाना, एपीएस 1 में स्पेसिफिकली एवलिन ग्लेनी के ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पे, और क्या बोलते हैं शहनाई वाला भी, बिस्मिल्लाह खान वाला क्वेश्चन भी आया था, तो प्लीज याद रखना। एवलिन ग्लेनी ने कैसे दूसरों की हेल्प करी, हाउ एवलिन ग्लेनी जो कि एक डेफ थी, शी हेल्प अदर्स, कैसे उन्होंने दूसरों की हेल्प करी, याद रखना। Evelyn Glennie help others by giving free concert in prisons. Yes, वो जेल में, हॉस्पिटल्स में she used to give what? फ्री कॉन्सर्ट दिया करती थी वहां पे, और लोगों को मोटिवेशनली क्या कहते हैं उनको मोटिवेशनल करती थी कि यार आपको आगे बढ़, डिसेबल लोगों को स्पेसिफिकली, बिकॉज शी वाज हरसेल्फ अ डिसेबल पर्सन, वो डिसेबल लोगों को मोटिवेट करती थी कि आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने अगर हमसे कुछ छीना है तो हमें कुछ दिया है। जैसे एवलिन ग्लेनी को दे गेव देम अ गिफ्ट ऑफ गैब, है ना, उनको बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं टैलेंट दिया, ठीक है। इन द सेम वे एवलिन ग्लेनी ने अपने फ्री कॉन्सर्ट दिए प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में, ताकि ये वहां के डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या बन सके, एक रोल मॉडल बन सके। आगे, डिस्पाइट हर प्रोफाउंड डेफनेस, हालांकि वो एक डेफ थी उसके बावजूद भी उनकी जो इमेंस सक्सेस थी, वो एक परकशनिस्ट है। परकशनिस्ट मतलब जो दूसरों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर्स अदर्स टू ओवरकम देयर ओन लिमिटेशन। आप याद रखना एवलिन ग्लेनी खुद एक डेफ थी, उसके बावजूद भी इतना अच्छा शी यूज्ड टू प्ले एवरीथिंग। दिस शोज व्हाट, दिस शोज दैट देयर इज नो लिमिटेशन, द स्काई हैज नो लिमिट, आसमान की कोई लिमिट नहीं है, कोई ऊंचाई आपको रोक नहीं सकती जब तक आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह की मोटिवेशनल चीजें आपकी एवलिन ग्लेनी दिया करती थी कि अगर भगवान ने आपको डिसेबल बनाया है तो देयर इज वन मोर थिंग दैट ही मस्ट गिव यू, ठीक है, बस आपको जानना है अपने बारे में, ठीक है। आगे, शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस एंड यूजेस हर पॉपुलैरिटी टू एडवोकेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड अवेयरनेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी। उसने जो हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लोग थे उनके लिए उसने क्या किया, काफी चीजें लेके आई, वो उनके लिए स्कूल्स खोले, उनके लिए म्यूजिकली उनको काफी इंक्लाइन किया। तो दिस वॉज ऑल हर हेल्पिंग नेचर, कि वो हेल्पिंग नेचर की इंसान थी, उसने ये अच्छे अच्छे काम करे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे अब हम आ गए हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज फ्रॉम द चैप्टर किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बच्चों। ये बोल रहा है कि किंगडम ऑफ फूल में जो स्ट्रेंज केस था और जजमेंट थी वो क्या थी। इट्स अ फुल स्टोरी बेस्ड, स्टोरी सुननी है आपको बस। किंगडम ऑफ फूल में जो स्ट्रेंज केस था वो क्या था कि एक बार एक थीफ था, जिस थीफ के जो थीफ चोरी करने गया था, और एक वॉल गिरने की, मर्चेंट के घर की वॉल गिरने की वजह से वो थीफ मर गया, और वो थीफ का भाई आता है राजा के पास कि मुझे क्या चाहिए, न्याय चाहिए, आई वांट जस्टिस, कि इस मर्चेंट की वॉल इतनी कमजोर थी कि इसकी वजह से मेरा भाई मर गया। अब सोचो तुम, चोरों को इंसाफ मिल रहा है, वाओ व्हाट अ कंट्री, दिस इज कॉल्ड किंगडम ऑफ फूल्स। अब आगे ये बोलता है कि जो किंग की जजमेंट थी वो सीरीज ऑफ फुलिश ब्लेम शिफ्ट, यानी कि आपका जो किंग था कोई डिसीजन नहीं, जजमेंट नहीं करी, उसने बस उस ब्लेम को शिफ्ट करता रहा कि नहीं इसकी गलती है, इसकी गलती, इसकी गलती। अब गलती थी किसकी, दैट नेवर नोस, है ना। आगे बढ़ता है, पहली बात होता क्या है, एक थीफ था जो कि एक रिच मर्चेंट के घर पे घुसता है एक होल करके वॉल में, और जब वो वापस जा रहा होता है सामान चुरा के, तो वो ओल्ड वॉल जो थी उसके ऊपर गिर जाती है और उसको किल कर देती है। जो थीफ का भाई होता है वो किंग को डिमांड करता है कि ही वांट जस्टिस, कि मर्चेंट इसके रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जो मर्चेंट था वो क्या बोलता है, द मर्चेंट ब्लेम द ब्रिक लेयर्स फॉर बिल्डिंग द वीक वॉल। मर्चेंट बोलता अरे राजा जी मेरी गलती नहीं है, ये गलती तो उस बनाने वाले ब्रिक लेयर की जिसने दीवार बनाई है। अब ब्रिक लेयर बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, जिस दिन मैं ये बना रहा था वॉल, उस समय मेरे सामने से एक लड़की, एक डांसिंग गर्ल जा रही, जिसने पैर में पहन रखे थे बहुत सुंदर पायल, और उसकी जो आवाज थी मुझे क्या कहती, कंफ्यूज करी थी, एंड आई वाज डिस्ट्रैक्टेड। वो डांसिंग गर्ल बोलती है कि मेरी गलती नहीं है, वो जो गोल्ड स्मिथ था, जो सुनार था, वो बार बार मुझे डिले
कर रहा था, कभी बुला रहा था, कभी फिर वापस भेज रहा था, तो इस वजह से मैं बार बार उस जगह से जा रही थी। वो गोल्डस्मिथ बोलता है कि मेरी गलती नहीं है कि जो मर्चेंट का फादर था, इनके घर में एक शादी थी और इनकी शादी के लिए जो बनने वाले जवाहरात थे, जो ज्वेलरी थी, उसको बनाने के चक्कर में मैं इनका काम लेट कर रहा था। तो अगेन द प्रॉब्लम, द मिस्टेक वॉज ऑफ द मर्चेंट फादर। अब क्योंकि मर्चेंट के फादर इज डेड, वो तो मर चुके हैं ऑलरेडी, तो मर्चेंट के फादर की सजा किसको मिलेगी? मर्चेंट। तो एट द एंड स्टोरी घूमे किस पे आई? मर्चेंट पे। लेकिन आप जानते हैं कि इट वॉज अ किंगडम ऑफ फुलिश, इसीलिए उस मर्चेंट को भी मर्चेंट बोलता है कि साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। जब उस मर्चेंट को मारते हैं, मारने के लिए जब एक वो लगाई जाती है, सूली लगाई जाती है, जहाँ पे इसे हम गुलेटिन भी कहते हैं, तो उस टाइम पे ही वॉज नॉट फिटिंग इनटू द गुलेटिन। तो वो किंग बोलता है कि अब किसको सजा मिलेगी? तो किंग लेके आता है, बोलता है जाओ, अपने सिपाही को बोलता है जाओ और पूरे किंगडम में ढूंढो एक ऐसा इंसान जो भी इस सूली पे आ जाए। अब देखो कितना फुलिश किंगडम था ये। तो दिस स्टोरीज टेल अबाउट द फुलिश किंगडम। नेक्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड क्वालिटीज ऑफ द स्ट्रेंजर। जो लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर था आपका, उसमें स्ट्रेंजर की क्वालिटी क्या थी? ट्रस्ट मी, आपको एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा कि आपको किसी ना किसी की क्वालिटी बतानी होगी, चाहे वो स्ट्रेंजर की हो, चाहे वो आपके एवलिन ग्लेनी की हो, चाहे वो आपके किसी चैप्टर के किसी पर्टिकुलर, या फिर जैसे कि आपसे पूछता है एपीजे अब्दुल कलाम की क्वालिटीज क्या थी, है ना, आपसे पूछ सकता है। तो आपको बेस्ट चीज की इस टाइम पे ना आप अपने चैप्टर की रीडिंग जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। चैप्टर में जो उनका मेन कैरेक्टर है ना, उसको कहीं पे लिख के उसकी क्वालिटीज लिखो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू राइट गुड आंसर्स इन योर एग्जाम, ठीक है। और क्वालिटीज हमेशा एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव। तो आपको एडजेक्टिव वर्ड डिटरमाइन थी, जैसे एक क्वेश्चन था आपका संतोष यादव वाला, उस चैप्टर से तो बच्चा पक्का ही क्वेश्चन आने वाला है संतोष यादव और मारिया शिरपोवा की लाइफ के ऊपर। 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स इज पॉसिबल फ्रॉम दैट चैप्टर। आगे बोलता है लॉस्ट चाइल्ड की क्या उस चैप्टर में स्ट्रेंजर क्या वर्ड। पहली बात, जो स्ट्रेंजर था आपका, ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड। योर स्ट्रेंजर वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड कंपैशनेट। काइंड हार्ट का मतलब होता है उदारू था, वो दिल का बहुत अच्छा था। उसने जब सुना कि एक चाइल्ड बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है क्राउड में अपने मम्मी पापा के लिए, वो इग्नोर नहीं कर पाया और इमीडिएटली उसके पास गया और उसको रेस्क्यू करने के लिए उसकी हेल्प करी। दिस शोज हिज काइंड हार्टेड नेचर। आज के टाइम पे कौन किसकी परवाह करता है? वहां पे एक स्ट्रेंजर एक बच्चे की हेल्प कर रहा है यार, तो दिस शोज हिज काइंड हार्टेड नेचर। आगे बोलता है एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। प्लीज रिमेंबर, एम्पैथेटिक का मतलब होता है जो दूसरों की तकलीफों को देख के अपनी तकलीफ समझता है। जैसे कि मान लो किसी को चोट लगी तो अगर लगता है नहीं मेरे को भी चोट लगी है, तो एम्पैथेटिक वर्ड का मतलब है जो दूसरों की परेशानियों को समझता है, हु इज एबल टू लुक इनटू अदर्स प्रॉब्लम। एम्पैथेटिक वर्ड का मतलब होता है जो दूसरों की प्रॉब्लम को समझता है। एम्पैथी फील्स द पेन, जो दूसरों के दर्द को फील कर पाता है, फील्स द पेन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थे, जैसे ही आपके स्ट्रेंजर को पता चला कि वो चाइल्ड जो है वो इंटेंस फियर में है और वो चाहता है कि मतलब वो डरा हुआ है, उसकी वजह से सूद करता है। सूद का मतलब क्या होता है बेटा? उसको काम करता है, उसको प्यार करता है, उसको बोलता है बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, सूद करता है उसको और उसको ऑफर करता है बहुत सारी चीजें जैसे कि स्वीट्स, बलून्स, राइड्स, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके अपने ग्रीफ से, अपने दुख से। तो ये उसका एक बहुत ही एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग नेचर था। आगे बोलता है पेशेंट एंड जेंटल। वो बहुत ही पेशेंट था। डिस्पाइट द चाइल्ड्स इनकंसोलेबल वीपिंग एंड रिपीटेड क्राइज फॉर हिज पेरेंट, द मैन रिमेन्स काम एंड कंटिन्यूज हिज एफर्ट्स टू कंफर्ट हिम विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। देखो जैसे बच्चे रो रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं चिढ़ जाते हैं, भाई क्या है रो रहा है, हट यहाँ से, हट, ऐसे करते हैं। लेकिन दैट स्ट्रेंजर वाज वेरी काम। जो बच्चा लगातार रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, ही इज नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, इरिटेट नहीं हो रहा है, वो बहुत ही कामली बच्चे को समझा रहा है कि नहीं बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। तो दिस शोज हिज काम एंड पेशेंट नेचर। आगे हमारे पास लास्ट है, ही इज सेल्फलेस एंड रिस्पॉन्सिबल। सेल्फलेस मतलब कुछ लोग होते हैं आज की दुनिया में जो सेल्फिशनेस की वजह से लोगों को कहते हैं उनकी हेल्प करते हैं, बट द स्ट्रेंजर वॉज वेरी वेरी सेल्फलेस एंड रिस्पॉन्सिबल। उसने उस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसको पूरा प्रोटेक्ट करके रखा और लास्ट तक उसको अपने पेरेंट्स से मिलवाने में उसकी हेल्प करी। तो आपको ये पार्ट बिल्कुल याद रखना है। फिर से बोल रही हूँ बेटा, आप सब याद नहीं कर सकते हो, प्लीज इन लाइन्स को याद कर लो। सेल्फलेस एंड रिस्पॉन्सिबल, पेशेंट एंड जेंटल, एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। प्लीज इन पॉइंट्स को याद करो, आपका आंसर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकल के बाहर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीच फॉर द टॉप, द होली मैन सरप्राइज। जो होली मैन था आपके चैप्टर रीच फॉर द टॉप संतोष यादव में, तो वो जो होली मैन था, जो वो साधु बैठे हुए थे, वो इतने सरप्राइज क्यों थे? वाई दे वर सरप्राइज? याद रखना, द होली मैन वॉज सरप्राइज बिकॉज ही हैड अज्यूम संतोष मदर वॉन्टेड अ सन। बिकॉज उसने ये अज्यूम किया था कि संतोष मदर वॉन्टेड अ सन। क्यों? बिकॉज इन देयर कल्चर, जो हरियाणा का कल्चर था, दैट वॉज अ फुल ऑफ पेट्रीआर्कल सोसाइटी।
वो एक पेट्रीआर्कल सोसाइटी का पार्ट था एंड ही थॉट कि जब सब लोग यहाँ पे बेटा मांगने आए हैं तो ये भी क्या मांगने आए होंगे, बेटा. बट विच वॉज द कॉमन सोशल कस्टम एट दैट टाइम, उस टाइम का सोशल कस्टम था. However, संतोष grandmother told him they did not want a son but a daughter. लेकिन संतोष की जो दादी थी वो बोलती है नहीं साहब जी, हमको बेटा नहीं चाहिए, we want a, हमें क्या चाहिए, एक डॉटर, बेटी चाहिए हमें, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास 5 बेटे थे. Now they want their 6th child as a girl. The grandmother requested was unusual for a conservative society. अब please remember this word, conservative मतलब कट्टर, who don't want to change. हरियाणा was a conservative society. तो उस होली मैन के लिए बहुत सरप्राइज था कि यहाँ तो लोग चाहते नहीं बदलना, बट ये उसके लिए सरप्राइज था कि कैसे इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी में भी अ वुमेन वांटेड अ गर्ल एज देयर चाइल्ड. सो दिस वाज हिज शॉक, ही वाज वेरी शॉक्ड कि ये कैसे हो रहा है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिटिल गर्ल केजिया फियर ऑफ हर फादर. ये बोला कि लिटिल गर्ल केजिया थी, याद होगा चैप्टर, आपके पास चैप्टर था लिटिल गर्ल केजिया वाला, उसमें लिटिल गर्ल जो केजिया थी वो अपने पापा से बहुत डरती थी. शी वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर. तो क्यों डरती थी? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि कैसे उसने अपने इस डर को ओवरकम किया. पहली बात, उसके पापा का जो फिजिकल अपीयरेंस था, शी वॉज इंटिमिडेटेड बाय हिज लार्ज साइज. उसके पापा बहुत जान थोड़े मतलब हट्टे कट्टे रहे होंगे, उनके लार्ज साइज से, उनके बड़े हाथों से, और वो कैसे उसे देखते हैं कि भाई स्पेक्टिकल्स को ऐसे करके, भाई ऐसे करके क्या कर रही है, ऐसे करके. तो ये उसको बहुत ज्यादा क्या करता है, वरिड करता है, बहुत अफ्रेड होती है वो इस चीज से. दूसरा क्या है कि अपने इस चीज को ओवरकम करने के लिए शी ओवरकम हर फियर व्हेन हर मदर वाज हॉस्पिटल. जब उसकी मदर को हॉस्पिटलाइज किया गया था उस समय केजिया अपने डर को ओवरकम करती है, बिकॉज शी वॉज लेफ्ट अलोन विद हर फादर. वो घर में अपने पापा के साथ अकेली थी, और जब उसको एक बहुत बुरा सपना आता है, एक नाइटमेयर आता है, तो उसके फादर उसको कंफर्ट करते हैं, उसके बेड पे आते हैं, उसको अपने बेड पे ले जाते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं, उसको रात भर उसके साथ रहते हैं, सुलाते हैं. तो ये जो एक इंसिडेंट था व्हेन हर मदर वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड व्हेन शी वाज अलोन विद हर फादर, दिस चेंज हर पर्सपेक्टिव. और उसको क्या लगा, शी फेल्ट वेरी सेफ, और उसको लगा कि नहीं, मेरे भी कैसे पापा हैं, एक बहुत ही केयरिंग पापा हैं, और इसकी वजह से वो अपने पापा के डर से उभर पाई. ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप, केजिया वाला क्वेश्चन आ सकता है. अ हाउस इज नॉट अ होम. जानते हैं आप ये चैप्टर, अ हाउस इज नॉट अ होम, अ हाउस इज नॉट अ होम. घर और मकान में एक शायरी है इसके ऊपर मेरे ख्याल से कि मकान तो बना लिया शहर में लेकिन घर आज भी पहाड़ों में है. मतलब मकान तो हम लोगों ने बना लिया है अपना शहरों में, लेकिन हमारा घर जो है वो आज भी पहाड़ों में है, हमारा दिल जो है वो आज भी पहाड़ों में है. बिकॉज हम में से मोस्टली लोग यहाँ माइग्रेट किए हैं फ्रॉम द हिली एरियाज टू द बॉटम ऑफ द स्टेट. तो मकान तो बना लिया हमारे हमने, यहाँ पे मकान तो बनता है ईंटों से, याद रखना, मकान तो बनता है ईंटों से, लेकिन घर बनता है लोगों से. ठीक है, मकान बनता है सिर्फ ईंटों से, लेकिन घर बनता है लोगों से, प्यार से, बंधन से. तो भले ही मकान हमारा शहरों में, लेकिन घर हमारा आज भी पहाड़ों में है. तो इसे याद रखना, इसीलिए बोला है अ हाउस इज नॉट अ होम. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे जो ऑथर था उसका उसकी बिल्ली के प्रति जो प्यार था, आपको समझाना है वो क्या था. जो ऑथर का डीप लव था उसकी बिल्ली के लिए, वो दिखाया गया है उसकी एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस में. जब वो बिल्ली उससे दूर चले जाती है, फायर में झुलसती है, तो उस समय द बॉय वॉज नॉट इवन फियरिंग ऑफ हिज ओन कि यार मुझे चोट लग जाएगी, नहीं, वो कूदने को रेडी था कि मेरी बिल्ली अंदर है, मुझे बचानी है अपनी बिल्ली. तो दिस वॉज हिज इटर्नल लव. इसे हम बोलते हैं इटर्नल लव. इटर्नल लव था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसकी बिल्ली के साथ, उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. उसको ही हैड रिस्क्यूड द कैट एज अ किटन, उसने उसके रेस्क्यू किया था, और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए, वो उसके प्यार करता था अपने कैट को लेके बहुत ही ना, मतलब उसके कोई खास दोस्त थे नहीं उस समय, बट द कैट वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. कंपेनियन यानी कि अ फ्रेंड, एक फ्रेंड था. ठीक है, और उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वो अपनी बिल्ली के बिना सोए. तो ही हैज, बहुत ही उस पर गहरा असर पड़ता है जब वो बिल्ली लॉस होती है, इम्पैक्ट ऑफ द लॉस, जो बिल्ली गुम हो जाती है, तो इट रियली क्रिएट्स अ ट्रॉमा ऑन हिम, ट्रॉमा आता है उसे. ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. रीच फॉर टॉप, वैल्यू ऑफ संतोष यादव. भाई ये क्वेश्चन लिख के ले लो, 102% संतोष यादव की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा. और प्लीज मैं बोल रही हूँ इसके लाइन अच्छे से याद रखे जाना. संतोष यादव, पहली बात, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. She believed in contributing to the welfare of others and the nation rather than just personal gain. संतोष यादव ने सिर्फ माउंटेन को एक बार नहीं, माउंटेन को 2 बार क्लाइम करा, और सिर्फ क्लाइम भी नहीं करा, वहां पे जो एक इंसान जो कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के था, उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी शेयर किया. दिस शोज हर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आगे बोलता है
इन्वायरमेंटलिज्म, आप जानते हैं आपकी जो संतोष यादव थी, उन्होंने 500 केजी का जो गार्बेज था वो लेके वो आई थी अपनी टीम से फ्रॉम द हिमालय ड्यूरिंग द माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन। वो एक बहुत ही फर्वेंट क्या थी, इन्वायरमेंटलिस्ट थी, बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंटलिस्ट थी। ठीक है, आगे बोलता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट यानी कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे अकेले ही जाना है, उन्होंने हमेशा किसके बारे में सोचा, अपने टीममेट्स के बारे में, क्योंकि बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ की परवाह किए बिना उस माउंटेन एरिया को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। तो दिस शोज हर टीम स्पिरिट, कितनी ही टीम स्पिरिट थी उसके अंदर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द किंगडम ऑफ फूल द गुरुज विजडम। देखो किंगडम ऑफ फूल से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मुझे पता नहीं क्यों बहुत हाई लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन गुरु की विजडम के ऊपर पूछेगा। देखो विजडम का मतलब होता है बेटा गुरु के कथन, गुरु ने क्या अच्छी बातें बोली, गुरु का क्या विजडम था, गुरु की क्या ऐसी लर्निंग थी जो गुरु ने दी थी। आप जानते हैं किंगडम ऑफ फूल में जो गुरु था उनका फोर साइट था। फोर साइट मीन्स ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज दैट स्टेइंग इन अ किंगडम रूल्ड बाय फूल्स वाज डेंजरस एंड एडवाइस्ड डिसाइपल टू लीव। वो जानते थे, वो दूरदर्शी थे, वो पारदर्शी थे। ही कैन सी कि ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इट इज वेरी डेंजरस। इसीलिए उन्होंने अपने डिसाइपल को ऑलरेडी वार्न कर दिया था कि यहां से चलते हैं। लेकिन वो जो डिसाइपल थे वो तो एक डूडू की लालच में पागल हो चुके थे और बोला एक डूडू में मैं सब कुछ खरीद लूंगा, और खा खा के क्या हो गया था एट द एंड, मोटा। आगे बोलता है सेकंड है क्लेवर स्ट्रेटेजी। जो आपके वो थे, क्या बोलते हैं, गुरुजी थे, बहुत ही क्लेवर स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने अपने डिसाइपल को एक बहुत बड़े क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गुरु अपने क्लेवर तरीके से ट्रिक करते हैं राजा को, और उन्हीं राजा को कहते हैं मरवा देते हैं अपने उसमें, और अपने जो उनके डिसाइपल थे उसको बचा लेते हैं। तो ही वॉज अ वेरी क्लेवर स्ट्रेटेजिस्ट। प्लस गुरु की एक विजडम और है जो गुरु बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुरु, क्या बोलते हैं गुरु, गुरुजी क्या बोलते हैं गुरु। ठीक है, गुरुजी ये बोलते हैं, गुरुजी सेज कि हमें वी शुड कंट्रोल आर ग्रीड एंड डिजायर। हमें अपने ग्रीड और डिजायर को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज ग्रीड और डिजायर की वजह से आप लोग कहाँ चले जाएंगे, बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड डिजायर यू विल बी गेटिंग इनटू स्ट्रगल, जो कि उनके डिसाइपल को सहना पड़ा था। तो प्लीज रिमेंबर दैट, इसको याद रखिएगा आप बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अब आ गए हैं हमारे बोनस क्वेश्चन, तो बी रेडी बच्चों, बोनस क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, और ये बोनस क्वेश्चन बहुत प्यारा है। हाउ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड पेशेंस हेल्प जेरार्ड। जेरार्ड चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसीलिए मैं दो क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके बोनस क्वेश्चन, पक्का से देखना है इनको। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, और बहुत जल्दी, जस्ट गिव मी योर 5 more minutes एंड आई विल कंप्लीट योर फुल लिटरेचर। नेक्स्ट बोनस क्वेश्चन है, हाउ द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड पेशेंस हेल्प जेरार्ड। प्रेजेंस ऑफ माइंड ने क्या है जेरार्ड को हेल्प किया। याद रखना, जेरार्ड ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के दम पे ही स्टोरी प्लॉट करी, एक्शन प्लॉट करे, और उस जो इंट्रूडर था उसको वहां चकमा दिया। कैसे, जेरार्ड ने बहुत ही कामली फेस किया, जब वो गन उसके ऊपर टॉट की गई थी तो उसने बहुत कामली फेस किया इंट्रूडर को, और उसको ये सोचने मजबूर कर दिया कि कैसे ये है कहते हैं डरा नहीं, और उसके बावजूद भी उसने एक क्लेवर स्टोरी बनाई कि वो भी तो क्या है, एक वांटेड क्रिमिनल है, कि मैं तो खुद एक क्रिमिनल हूं, तो मेरे घर पे क्यों आ गया। उसके पेशेंस की वजह से उसे एक परफेक्ट मोमेंट मिला अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। रश करने की जगह, फिजिकली उसको मार पीटने की जगह, कन्फ्रंट करने की जगह, बहुत ही चालाकी से आपके जेरार्ड ने उसको कन्फ्रंट किया, उसको कबर्ड में बंद किया, और अपने कन्वर्शन के दम पे उसने उसका कॉन्फिडेंस गेन किया, और इवेंचुअली उसको कबर्ड के अंदर बंद कर दिया। इसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड का अच्छा यूज, जो कि आपके जेरार्ड ने किया था। तो प्लीज इस क्वेश्चन को बढ़िया करके याद करना। जेरार्ड ने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज किया, बिल्कुल एकदम काम रहा, वो बहुत क्लेवरली उसने काम किया, बहुत अच्छी स्टोरी उसने प्लॉट करी, कॉन्फिडेंस गेन किया उसने, और एट द एंड उसको कहां बंद कर दिया, कबर्ड में। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट बोनस क्वेश्चन, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। प्लीज वैलिडेट दिस क्वेश्चन। प्लीज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है, बहुत अच्छा कोट है, याद रखना इसे। जेरार्ड इस स्टेटमेंट को बिल्कुल वैलिडेट करता है एंड डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्सट्रीम रेजिलियंस। फिर से आ गया ये वर्ड रेजिलियंस, अब तो लिख लो भाई, दोबारा आ गया है वर्ड रेजिलियंस। एंड रिसोर्सफुलनेस। देखो रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है कि आपको जितने रिसोर्स दिए हैं आपने उसके दम पे ही काम किया, उसे बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। जेरार्ड ने कोई भी फोन कॉल नहीं किया पुलिस को, उसने बस नॉर्मली अपने आसपास की चीजों का यूज किया, उनसे एक स्टोरी प्लॉट करी, और उस इंट्रूडर को अपने कॉन्फिडेंस में लेके आया। इसे बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। तो आपका जेरार्ड रेजिलियंट था और रिसोर्सफुल था। उसने लाइफ थ्रेटनिंग प्रेशर के अंडर भी बहुत ही कामली, बिना पैनिक हुए, बिना सरेंडर किए, बिना डरे, उसने
गेट गोइंग, जो हुआ चलने दो चलने दो चलने दो, जो हुआ चलने दिया उसने, उसने जैसा उसने बोला करने दिया, बहुत कामली डील किया। और ये शो करता है कि ये उसकी एबिलिटी थी टू स्टे कंपोज एंड टर्न अ डेंजरस सिचुएशन इनटू हिज फेवर। एक डेंजरस सिचुएशन को उसने अपने फेवर में ले आया बाय साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। साइकोलॉजिकली उसने मैनिपुलेट कर दिया किसको, इंट्रूडर को। तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना आप, एंड प्रूव दैट अ टफ और स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन कैन हेल्प समवन ओवरकम। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान सुनना बच्चों, कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। पहली बात, आपके पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है आपका रीडिंग सेक्शन, एक होता है आपका राइटिंग सेक्शन, एक होता है आपका ग्रामर सेक्शन जो कि उसके इंक्लूडेड होता है, और एक होता है आपका लिटरेचर सेक्शन। कभी भी अपना पेपर उठा के देख लेना, आपके जो मैक्सिमम मार्क्स जो आते हैं वो आते हैं लिटरेचर से। लिटरेचर इज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, और पूरे साल आप असल में लिटरेचर की ही प्रैक्टिस कर रहे होते हो। ठीक है, आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये कौन सी स्टोरी से पूछा गया है, कौन सी स्टोरीज के पीछे, क्वेश्चन के पीछे क्या है। प्लीज ट्राई, सबसे पहले आप अपना लिटरेचर वाला पार्ट ही किया कीजिए। ट्राई टू फिनिश योर लिटरेचर इन 1 आवर। 1 घंटे में अपना लिटरेचर वाला पार्ट कंप्लीट करने का डेडलाइन है आपकी, डेडलाइन। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, डेडलाइन है आपकी कितनी, कितने की आपकी डेडलाइन, 1 आवर की। दूसरा, उसके बाद गो टुवर्ड्स राइटिंग। आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो गई है, नाउ योर हैंड बिकम वेरी अच्छे फ्रेजाइल हो चुके हैं, अब आप जाओ राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन को आप दिए 30 मिनट्स, 30 मिनट्स टू योर राइटिंग सेक्शन। इसके बाद जाइए ग्रामर पे। ग्रामर हार्डली मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर तो हो जानी चाहिए आराम से, बिकॉज आपको जितना आता है उतना ही कर पाएंगे आप ग्रामर में। ठीक है, 15 मिनट में ग्रामर करी, टोटल 1 आवर 45 मिनट्स। नेक्स्ट, रीडिंग सेक्शन को बढ़िया करके दो 20 से 25 मिनट, बिकॉज रीडिंग सेक्शन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 20 to 25 मिनट शुड बी गिवन टू द रीडिंग सेक्शन। इसके बाद भी आपके कम से कम 30 मिनट्स बच रखे हैं। इस 30 मिनट्स में मान लो आपने यहाँ पे 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए, तभी 15 मिनट बच रहे हैं। उस 15 मिनट में जो आपके लेफ्ट आउट क्वेश्चन है उसको करने हैं। इस तरीके से अगर आप अपना काम करेंगे, कभी पेपर नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी लेंदी आ जाए। अपने आप को डेडलाइन सेट करना शुरू करो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस वाज सुमन दीदी साइनिंग ऑफ, एंड आई होप सो कि आप पेपर में अच्छा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। याद रखना, आंसर्स में हर आंसर के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड इट शुड बी विजिबल टू द टीचर। मेक श्योर कि आपने आंसर को क्रिस्प लिखे, जितना पूछा है उतना लिखे, और हो सके तो आप प्लीज चैप्टर के ऑथर और पोएट के नाम याद करके जाएं। आपको अपने आंसर की एक अच्छी स्टार्ट करने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सो यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।